हेलो गाइस, आइए आज हम जो है अपने सीटीपीटी चैप्टर में जो कि शिक्षण अधिगम के बारे में कौशल के बारे में बताया जा रहा था। मैंने कहा था कि इसमें 3 पार्ट्स होंगे, तो 2 पार्ट्स हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरा चैप्टर होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को जानने से पहले ये जानिए कि शिक्षण अधिगम क्या चीज़ है। बार बार मैं ये चीज़ बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है। तो इसको क्या है कि बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि जो है दोनों में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक जैसा लगता है कि शिक्षण भी और अधिगम भी एक जैसे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है तो दोनों एक सिक्के के दोनों ही पहलू हैं, अलग दोनों में से कुछ नहीं है। शिक्षण भी एक ही जैसा लगता है और अधिगम भी एक ही लगता है। तो फिर इसमें क्या है कि ये कंफ्यूजन हो जाती है कि शिक्षण भी वही है और अधिगम भी वही है, लेकिन अंतर ये होता है कि शिक्षण के साथ साथ में ही अधिगम चलता है, इसके साथ साथ में ही। इसके बिना क्या है कि अधिगम नहीं हो सकता है लर्निंग, क्योंकि जब तक जो है शिक्षण देंगे, यानी कि हम प्रदान करेंगे शिक्षण, तभी जाकर के क्या होगा कि बंदा सीखेगा, कोई चीज सीखेगा। तो क्या करते हैं कि अधिगम किसके साथ चलता है, शिक्षण के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। एक तरीके से क्या कहते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हो गए, दोनों का एक ही सिक्का हो गया। और उसके बाद में क्या होता है कि दोनों क्या होता है कि एक साथ साथ चलते हैं, तो एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। तो इसमें जो है कोई तो राय नहीं है कि शिक्षण और अधिगम अलग अलग है। क्या है कि दोनों साथ चलेंगे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर टीचिंग से लिया गया है, लेकिन और कहीं देखिए अनुदेशन का भी वर्क होता है, या फिर कुछ और भी चीजें होती है, ट्रेंड किया जाता है, तो उसके साथ ही हम लर्निंग कर पाएंगे, उसके साथ ही चीजों को सीख पाएंगे। तो अब आते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को कितने रूप में बांटा गया है। तो इधर देखते हैं शिक्षण कैसी प्रक्रिया है और लर्निंग कैसी प्रक्रिया है। यहाँ पे शिक्षण लेंगे और इधर लेंगे अधिगम, इधर लेंगे अधिगम, शिक्षण और अधिगम। अब शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। और अधिगम को लेंगे तो अधिगम क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब हम इसमें अंतर समझते हैं कि क्यों इसमें मनोवैज्ञानिक कहा गया है और क्यों इसको कहा गया है सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए शिक्षण क्या है, यानी कि टीचिंग पहले बता चुके हैं, और ये लर्निंग, यही और क्या है कि इस तरह से पहले बताया है कि टीचिंग क्या है कि हमें जो समाज के रूप में मिलती है, समाज से हमें इंफ्लुएंस किया जाता है, ये चीजें हम समाज से सीखते हैं, समाज के माध्यम से हम चाहे औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, या फिर जो भी है उसके माध्यम से ये चीजें सीखते हैं। और अधिगम क्या है, मनोवैज्ञानिक है, जो कि क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी कि क्या है कि कोई चीज़ अगर हमें आज सिखाई जा रही है, तो उस चीज़ को जब हम सीख लेंगे, कोई कार्य सीख लेंगे, या फिर कोई भी व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, तो क्या होता है कि चीज़ों को हम सिखाते, कोई बालक होता है तो उसके आचरणों में अगर हमें परिवर्तन करना होता है, तो क्या करते हैं, पहले उसे हम ट्रेंड करते हैं, उसे अच्छी बातें बताते हैं, या फिर अच्छी चीज़ों का अनुभव कराते हैं, शिक्षित करते हैं उसको उस तरीके से, तब जा करके वो क्या होता है कि जिस रास्ते पर उसे हमें चलाना है, उस रास्ते पर उसको हम ला पाते हैं। तो फिर ये क्या होती है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, यानी कि क्या है कि उसके मस्तिष्क को चेंज करना ही क्या हो जाएगा, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो जाएगा। तो दोनों में पता चल गया है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। शिक्षा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, समाज के माध्यम से, और अधिगम कहाँ से होता है, ये एक मनोवैज्ञानिक है, जो कि हर एक व्यक्ति का, हर एक प्राणी का अलग अलग तरीके से होता है। अब आइए हम देखते हैं कि शिक्षा और अधिगम के बीच में जो संबंध है वो क्या चीज है। इतनी चीज पता चल गई इसकी, इनके बीच में संबंध क्या चीज है। संबंध भी हम पहले बता चुके हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे के एक दूसरे से संबंधित है, एक के बिना एक अधूरा है। शिक्षण, अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है तो वही चलती रहेगी, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए शिक्षण प्रदान कराया जा रहा है, तो किसको प्रदान कराया जा रहा है, बालक होगा यहाँ पर, भाई बालक को ही हम शिक्षण देंगे, या फिर जो भी होगा, मनुष्य होगा, व्यक्ति होगा, उसको शिक्षण देंगे। तो वो बालक जिस रूप में जो है शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, चीजें सीख रहा है, वो क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या चीज होती है कि क्या होता है, अधिगम क्या चीज है, अगर इससे भी दिया जाए तो फिर यहाँ पर भी वो होगा कि जो शिक्षण देता है वो क्या है कि उस अधिगम को, जो लर्निंग को बता रहा है, करा रहा है,
अधिक जानकारी रखता है। तो जब अधिक जानकारी रखता है तभी वो कम जानकारी वाले जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, नवीन ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, तो उसको जो है अपने ज्ञान से, एक्सपीरियंस से जो है उनको अपना शिक्षण प्रदान करता है। तब जा करके उनके अधिगम में परिवर्तन आता है। अधिगम का मतलब ये आता है कि उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाना, सिखा करके उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाना। उसके बाद में क्या आता है, ये क्या होता है कि अच्छे शिक्षण से तात्पर्य क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह दिया जाए कि शिक्षण के जैसे मैं बताया कि संबंध दोनों में क्या है, तो एक तरीके से क्या होता है, इसे गति प्रदान करना होता है अधिगम को, और क्या होता है दूसरे के सब पूरक होते हैं। और अधिगम को क्या करता है, शिक्षण अधिक से अधिक प्रभावी बनाता है। जैसे अधिगम है, इसको क्या करेगा, अधिक से अधिक प्रभावी बनाएगा। किस तरीके से प्रभावी बनाएगा, प्रभावी बनाएगा किस तरीके से बनाएगा, ये चीजें जो है पता होनी चाहिए कि कौन सा तरीका है जिससे इसको जो है प्रभावी बना सकते हैं। जब अच्छा शिक्षण प्रदान कराया जाएगा, यानी कि यहाँ पर शिक्षण जब अच्छा प्रदान कराया जाएगा, उसके बाद में जो है कि अधिगम में अधिक से अधिक प्रभावी तरीका को अपनाया जा सकेगा। प्रभावी तभी होगा जब हम अच्छा शिक्षण प्रदान कराएंगे बालकों को। और क्या चीजें आ जाती हैं इसमें कि शिक्षण जो है, शिक्षण के माध्यम से ही जो है शिक्षण की अधिगम के जो कार्य बनता है, शिक्षण के द्वारा चली शिक्षण के माध्यम से ही जो है बालक जो है वो प्रभावी बनता है। केंद्रित कौन होता है, केंद्रित कौन होता है, बालक होता है, बालक ही होता है। और क्या होता है, प्रभावी भी इसी से बनता है। इतनी चीज समझ में आ चुकी कि शिक्षण क्या है, शिक्षण अधिगम का संबंध क्या है। सीधी सी बात है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, कुछ अलग नहीं है। तो शिक्षण के बिना क्या है, अधिगम अधूरा है, और अधिगम के बिना शिक्षण अधूरा। दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। हम अगर मान लीजिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है, एक टीचिंग है, यानी कि शिक्षण है, जो शिक्षण हम आप लोग को दे रहे हैं। और उसके बाद में क्या आप लोग जो सीख रहे हैं वो क्या चीज़ है, तो वो एक लर्निंग है कि आप लोग उसको सीख रहे हैं। अभी हम ये चीज़ बता रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है आपके अंदर कुछ परिवर्तन आएगा, आप चीज़ों को समझ सकेंगे। और क्या होगा कि अपने व्यवहारों में उसको धारण कर पाएंगे, या फिर व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, अधिगम हो जाएगा। यानी कि अधिगम तभी सफल माना जाता है जब व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। एक तरीके से मान लीजिए कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे अपने समाज से ही लेकर के कि जैसे मान लीजिए कि समाज से रिलेटेड एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि बालक है, जैसे कि हमने कहा कि ये बालक है, जैसे कि वाटसन का ही कहना है कि हमें एक बच्चा दो, हम तय करेंगे कि कौन वकील बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन डाकू बनेगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है। तो साइकोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि जब बच्चा होता है तो उसका वो एक क्या होता है, कच्चे घड़े के टाइप में होता है, कच्चे घड़े के टाइप में बालक होता है। अब उसमें क्या होता है कि उसका पकना, उसको पकाना और उसको किस आकार में ढालना है, ये किसके ऊपर होता है, उसके पेरेंट्स के ऊपर होता है, उसके जो शिक्षकगण होते हैं उनके ऊपर होता है, या उसके आसपास रहने वाले जितने भी सदस्य होते हैं, पर्यावरण के, वातावरण के जो भी लोग होते हैं, उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो उससे क्या होता है, बालक उसी तरीके से ढल जाता है। मान लीजिए कि घर में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर क्या होता है कि उनका बच्चा भी पढ़ने में मन लगाता है। कुछ तो उसको जो क्रम से प्राप्त हो जाता है, कुछ क्या है कि वातावरण को देख के प्राप्त हो जाता है। किसी के घर में चोर रहते हैं, रोज चोरी करते हैं, तो बच्चा भी देख करके वही सीखता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने वही चीज़ें करनी चाहिए, वही एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे क्या है कि उनके डेवलप ग्रोथ में कोई प्रभाव ना पड़े, चाहे वो मानसिक तरीके से हो, चाहे शारीरिक तरीके से, क्योंकि जो चीज़ बच्चा देखता है सीखता वही है। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि जब यहाँ पर हमने जैसे घड़े का एग्जाम्पल है, कच्चा घड़ा है, इसको किस आकार में ढालना है ये कुम्हार ही जानता है, इसको थोड़ा चौड़ा बनाना है, पतला बनाना है, किस तरीके से करना वो यहाँ पर आता है। उसी तरह पेरेंट्स के ऊपर होता है कि बच्चे को आप क्या बनाना चाह रहे हैं आगे चल करके। और फिर जैसे कि ये कुछ विशेष वाला भी होते हैं कि आप उनको मान लीजिए किसी क्षेत्र में चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारा बच्चा प्रोग्रेस करे, वहाँ पर जा करके वो उन्नति को प्राप्त करे, लेकिन उस बच्चे का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि वो जो काम उससे हम करवाना चाह रहे हैं वो ना वो उसको अच्छी तरीके से कर पा रहा है, और जो वो करना चाह रहा है वो तो वो कर ही नहीं पा रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न रहता है। तो वहाँ पर भी क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट की बात आ जाती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में कि इंटरेस्ट क्या चीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम यही चीज़ें होती हैं कि बच्चों को अगर हम 5 6 7 साल तक अच्छे से चीज़ें बता दें, सही गलत नैतिक आचरण जो चीज़ें होती हैं वो समझा दें, तो क्या होता है कि बच्चा जिंदगी भर उसका वही व्यवहार होता है। जो कहते हैं संस्कारों का असर पड़ता है, संस्कार अगर हम अच्छे नहीं दे रहे हैं तो हमारा बालक ही, जो भी हमारा बालक होगा वो समाज को आगे चल करके क्या कहते हैं फेस नहीं कर पाएगा, और क्या करेगा, उसको अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो यहीं पर ही क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बोलने का, जैसे बच्चे हिचकिचाते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, या फिर किसी को देख के डर जाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो उसी टाइम पे जो उसका डेवलपमेंट किया जाता है घर वालों के उससे, या फिर उसको जिस प्रकार से एनवायरनमेंट मिलता है, तो उन सारी चीज़ों का असर जो भी होता है उसको लाइफ टाइम झेलना पड़ता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग की समझ में आ चुकी होंगी कि इसका संबंध क्या है दोनों का। उसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं, इसके क्या है कि इसके लाभ क्या है शिक्षण अधिगम के, इसे प्रदान कर रहे हैं, इन दोनों की प्रक्रिया चल रही है और इन्हें साइकोलॉजी में रखा गया है, तो क्या होगा। और एक चीज़ और है कि जैसे साइकोलॉजी में शिक्षण का रखा गया है, शिक्षक क्या होते हैं, बालकों को समझ सकते, शिक्षक ही क्यों पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट क्यों रखा गया है, ताकि क्या है कि शिक्षक बालकों को समझ सके कि हर एक व्यक्ति अपने आप में भिन्न होता है, हर व्यक्ति सामान्य नहीं होता है, किसी की बौद्धिक क्षमता अधिक होती है, किसी की सामान्य होती है, किसी की कम होती है, और किसी की बहुत ही अधिक होती है। कोई महामूर्खी होता है, किसी को बात समझाते रहो समझ में नहीं आती है, एक बार को 10 बार समझाइए, किसी को आपने थोड़ा सा हिंट दिया तो वो बहुत ज़्यादा समझ चुका है। तो टीचर के लिए साइकोलॉजी का, अगर हमारे BEd BTC DLED जो भी ये शिक्षा से रिलेटेड कोर्सेज हैं, उसमें साइकोलॉजी का भी रखने का यही वो है कि ताकि हम व्यवहारों को समझ सकें व्यक्तियों के, और क्या होगा कि बच्चों के व्यवहारों को समझ सकें, ताकि उन पर कोई भी जो है किसी तरह से वो डिमोटिवेट ना होने पाए। अब आता है शिक्षण अधिगम के जो भी विकास होते हैं, उनको कितने पार्ट में बांटा गया है, कौन कौन से इससे शिक्षण अधिगम के विकास हो जाते हैं। एक तो हो जाएगा आपका सृजनात्मक विकास, ये सारे डेवलपमेंट आएंगे। मानसिक विकास हो जाएगा आपका, और आ जाएगा शारीरिक विकास, शारीरिक विकास हो जाएगा आपका, मानसिक शारीरिक विकास, और आपके आ जाएंगे संवेगात्मक विकास हो जाएंगे, इमोशंस हो जाएंगे, शिक्षक का व्यक्तित्व हो जाएगा, इमोशंस का संवेगात्मक विकास, और क्या चीज हो जाएगा, शिक्षक के व्यक्तित्व का विकास। भाई देखिए, शिक्षक के व्यक्तित्व का विकास तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर हम आज पढ़ा रहे हैं, कल को हम दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, हमारा एक बैच आता है, दूसरा बैच आता है, तीसरा आता है, तो क्या है कि अलग अलग तरीके से हम बच्चे मिलते हैं, हम लोगों को अलग अलग वातावरण से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, तो क्या होगा, शिक्षक के व्यक्तित्व का विकास होगा ही होगा कि हमें जो है हर तरीके के लोगों से बातचीत करने का, उन्हें सोचने उन्हें समझने का, उनके व्यवहारों का अध्ययन, व्यवहारों के बारे में पता चल पाएगा। उसके बाद में आता है शिक्षक के अनुभव, एक्सपीरियंस तो बढ़ता ही है। शिक्षक का अनुभव क्या होता है कि एक बार चीज़ें देखी बता दी जाती, हम ही कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है कि दोबारा उस कार्य को करते हैं तो आसानी से कर लेते हैं, तीसरी बार करते हैं और आसानी से कर लेते हैं, चौथी बार करते हैं तो और आसानी से कर लेते हैं। तो शिक्षक लगातार वही शिक्षण देगा, तो वो पहले ही बच्चे को समझ लेता है किस टाइप का बच्चा है, कैसे इसको सुधारना है। जैसे प्राचीन काल में क्या होता था, बच्चा गलती करता था तो उसको मार कूट करके ही चीज़ें क्या करते थे, सही करवाते थे कि कूट दो बस कैसे। देखिए हमारे मुगल पीरियड में पनिशमेंट कितनी ज़्यादा दी जाती थी, वैदिक पीरियड में तो ऐसा नहीं था कि पनिशमेंट का ये जो पनिशमेंट दी जाती थी वैदिक काल में नहीं थी, लेकिन जो है ये मुगल पीरियड में बहुत ही कठोर तरीके से पनिशमेंट दी जाती थी। अब यही चीज़ें अब हमारे जो प्रेजेंट टाइम पर भी है, तो इसमें भी पनिशमेंट का जो है विरोध है कि नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि शिक्षा का अनुभव से क्या होगा कि बच्चे को किस तरीके से सुधारना है, उसको साइकोलॉजिकल बेस से जो है बच्चों को सुधारना होगा, कूटना मारना पीटना नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में आता है नैतिक व चारित्रिक विकास, नैतिक व चारित्रिक विकास।
जैसे मैंने पहले बताया है कि यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमने नैतिक चीज़ों को बता दिया है बच्चे को 5 से 6 साल तक, तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि वो उसके उस टाइम पे डेवलपमेंट की बहुत ही प्रोग्रेस, बहुत ही तीव्र गति से उसका होता है, चाहे मेंटली डेवलपमेंट हो या फिर उसका शारीरिक डेवलपमेंट हो। तो वहाँ पर क्या है कि जो चीज़ें हम उसे बता रहे हैं तो उससे क्या होगा कि उसका पूरे संपूर्ण जीवन काल में असर पड़ता है। वही चीज़ें क्या होता है, बालक अपने पूरे जीवन काल तक उसी प्रकार के व्यवहार करता है जितना उसे हम 6 से 5 से 6 साल तक का सिखा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इस टाइम पर जो है बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, गलत जगह पर गलत वातावरण में नहीं रखना चाहिए। फिर एक दो और आते हैं, शारीरिक विकास तो हम बता ही चुके हैं आप लोगों को कि शारीरिक विकास का भी जो प्रभाव पड़ता है कि उनको जो है किसी प्रकार का किस तरह से किस समाज में रहना है, किस तरह का क्या कष्ट होता है, इस चीज़ों को भी वो करते हैं। अब आते हैं शिक्षण अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में देखते हैं। शिक्षण और अधिगम के सिद्धांत लिख लेंगे। देखिए एग्जाम में यहीं से कहीं ना कहीं से पूछा जा सकता है कि अधिगम क्या चीज़ है, इसके सिद्धांत क्या चीज़ होते हैं, तो इसको भी समझ लेंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। सबसे पहले आएगा क्रियाशीलता के सिद्धांत, यानी कि क्रियाओं के माध्यम से जो है उनका शिक्षण कराना। उसके बाद में क्या आएगा प्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि मोटिवेट करके। लेकिन नाम से ही, अगर नाम की मीनिंग हम देख रहे हैं तो नाम से पता चल जा रहा है कि इस प्रकार का क्या सिद्धांत है। उसके बाद रुचि का सिद्धांत, अभी भी मैंने बताया कि जब बालक का इंटरेस्ट ही नहीं है और उसको उस चीज़ के लिए हम बार बार उसे फोर्स किए जा रहे हैं कि नहीं आप ये काम करें, इसी को ही करना है क्योंकि वो हमारा है, पेरेंट्स हैं, हमारा एम रहा है या डॉक्टर बनिए या फिर इंजीनियर बनिए, लेकिन बच्चे को नहीं इसमें रुचि है, बच्चा क्या है कि आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसको ज़बरदस्ती हम लोग इंजीनियर बनाने में पड़े हैं, तो ना तो उसका इंटरेस्ट होगा और ना ही वो उस तरीके से इधर हो पाएगा और ना उधर जा पाएगा, यानी कि ना इधर एक्ट्रेस में उसका अच्छा वो कर पाएगा और ना ही उधर कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ज़बरदस्ती वाला काम नहीं करना चाहिए, जिसमें आपकी रुचि वही काम करना चाहिए। उसके बाद में अब आते हैं कुछ आते हैं कि आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत आता है। आवृत्ति के सिद्धांत में 1 मिनट में लूंगी, थोड़ा सा पानी पीना है मुझे। आइए फिर उसके बाद में क्या आता है जीवन से संबंध स्थापित करने का, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। अब समझते हैं आवृत्ति का सिद्धांत। चीजें बार बार रिपीटेशन हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही है, वहां से क्या है कि चीजों को समझ में आ जाता है कि बार बार वही चीजें दोहराई जाती है तो अपने आप समझ आ जाता है। उसके बाद में क्या आता है कि जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। भाई जाहिर सी बात है, बालक है, जैसे मैंने पहले बोला कि बालक को हम क्यों ट्रेंड करते हैं कि ताकि वो समाज को जो है फेस कर सके, आने वाले समाज को फेस कर सके। आज के बालक को हम क्यों इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। कोई देखिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, गवर्नमेंट टीचर के लिए बहुत मार है कि हमें गवर्नमेंट टीचर बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कोई नहीं पढ़ाना चाहता अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, टीचर पढ़ा नहीं रहे, ये है, या फिर हमारी शैक्षिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है। खैर अब तो काफ़ी चीज़ें सुधार आ चुका है, तो हम लोगों को क्या
कहने का मतलब ये है कि जीवन में जो भी उसका संबंध होता है जीवन में आगे जीने के लिए, भाई हमारे पेरेंट्स ने आज हमको तैयार किया है इसलिए कि जो शिक्षा दिलाई गई है, समाज के बारे में बताया है कि किस प्रकार का समाज होता है, उसको कैसे फेस करना है और किस तरीके से जो है अपने आप को जो है अपना जीवन यापन करना है, अपने आप को वहाँ पे स्टैंड करना है। तो दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई चिड़िया होती है, देखिए घोंसला रखती है, अंडे पहले रखती है, उसके बाद में क्या होता है कि उसके बच्चे निकलते हैं, जैसे ये चिड़िया हो गई जिसके बच्चे हो गए छोटे छोटे से, उसके बाद में क्या होगा कि वो चिड़िया आती है तो क्या करती है, पहले तो दाना अपने आप से चुगाती है बच्चों को, उसके बाद में क्या करती है बच्चों चिड़ियाओं को क्या करती है उड़ना सिखाती है। ये उड़ना एक बार सिखाएगी, दो बार सिखाएगी, फिर यही चीज सिखा देती है। क्यों सिखा रही है? ताकि क्या है कि जो उनका समाज है उनको उड़ना है, उड़ करके जाना है, भोजन प्राप्त करना है, खुद ही खाना है और खुद ही अपना जीवन यापन करना है। तो मनुष्य क्या है, थोड़ा मनुष्य में क्या है कि मस्तिष्क पाया गया है, सोचने समझने की क्षमता पाई गई। मस्तिष्क तो खैर सभी प्राणी में, लेकिन सोचने समझने की क्षमता है। तो ये लोग अपने हिसाब से अपने चीजों को सिखाते हैं अपने बच्चों को, और हमारे जो मनुष्य हैं वो अपने तरीके से सिखाते हैं। तो ये चीज देखिए प्रोसेस हर जगह चलता है। कोई भी जीव जंतु होता है, बच्चे उनके होते हैं। चिड़िया का ही मैंने एग्जाम्पल लिया, चिड़िया भी अपने बच्चों को देखिए दाना चुगना सिखाती है, पहले लाती खिलाती है, फिर उड़ना सिखाती है, और यही चीजें हर चीज में चल जाती है कोई भी जीव जंतु हो। इसके बाद में बातें हैं, हमें सिद्धांत जो है इतने ही हैं। इसके क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा, रुचि, आवृत्ति का जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। अब इसमें क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दे देंगे, कह देंगे सचराधिकार के सिद्धांत में से इसमें कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो आप लोगों को उसी में से कोई एक को जो है टिक करना होगा। इसके बाद में हम आते हैं अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ और उसकी अवधारणा पे। इतना आप लोग नोट भी करते चलिए, नहीं तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए। जो चीज ना समझ में है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं। देखिए अभिक्रमित अनुदेशन का भी बहुत रोल है, उसमें भी कोई चीज ऐसी नहीं कि छोड़ने वाली हो, छोड़ दें हम ना पढ़ें, थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि इसमें भी मैथमेटिक्स आ जाता है, रेखीय तरीके से आ जाती है चीजें समझने के लिए। तो क्या होता है थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक लगता है, लेकिन उसको उस तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा समझ के चलेंगे तो अपने आप से ही जो है सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते ही हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन अभिक्रमित अनुदेशन भाई पहले पता चल रहा है कि इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो अब यहाँ पे शिक्षण से रिलेटेड है तो अभिक्रमित होगा ही, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन बिना दिए अधिगम को पूरा नहीं कराया जा सकता है। तो अभिक्रमित का अर्थ यही हो जाएगा कि उसको क्या है कि बालक को क्या है शैक्षिक सामग्री को, जो भी शैक्षिक रूप होता है उसको क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसे संपन्न कराना। अभी क्या है कि जैसे मैंने ही चैप्टर उठाया आपका कि शैक्षिक कौशल, मैंने चैप्टर उठाया तो मैंने भी आप लोगों से बोला कि इसे 3 पार्ट में तैयार करेंगे, ताकि क्या है कि पढ़ने में आसानी हो सके। एकदम से ही ला करके बोझा सर पे रख दिया जाए तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो क्या होगा कि इसमें भी चीज़ों को क्या है कि छोटे छोटे स्तर पे लेकर के क्या करते हैं एक वृहद तरीके पर पहुंचते हैं, छोटे छोटे स्तर से वृहद स्तर पर पहुंचते हैं बताने के लिए। फिर उसके बाद में क्या है कि ये लगातार चलता रहता है जब तक कि बालक सीख नहीं जाता है। ये प्रोसेस क्या है, लगातार चलता रहता है, कई प्रकार से चलता है। वो कई प्रकार जो भी हैं उनका भी कई जगह पे क्या कहते हैं है, उसकी भी कई प्रकार की शैलियाँ हैं और भी चीज़ें हैं, वो हम आपको भी बताते हैं। हाँ, अभिक्रमित अनुदेशन की शैलियाँ और प्रकार। शैलियाँ प्रकार दोनों में देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा रेखीय अथवा रेखीय शैली। रेखीय अथवा बाह्य शैली, पहली जाएगी रेखीय अथवा बाह्य शैली।
उसके बाद में आपका आता है शाखात्मक शैली। एक ही शैली शाखात्मक शैली हो जाएगी आपकी, और आपकी आ जाएगी इसके बाद में मैथेटिक शैली। तीन ये हो गई है। उसके बाद में आपकी आ जाएगी नियम उदाहरण। नियम उदाहरण शैली आपकी। फिर आ जाएगी कंप्यूटर शैली। कंप्यूटर शैली आ जाएगी। उसके बाद में एक क्लास और आती है, वो होती है अधिगमकर्ता नियंत्रित शैली। ये समझते हैं। रेखीय अथवा बाह्य शैली में क्या चीज़ है कि एक रेखा के रूप में चलता रहता है, जो भी इसकी लर्निंग होती है, लर्निंग का प्रोसेस होता है। क्या, जैसे मैंने बोला कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है और उसको लेकर के बड़े स्तर में चलते हैं, तो क्या होता है कि क्रमानुसार एक रेखा के रूप में चलती रहती है शैली। शाखात्मक जो मैंने वो अभी सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है। रेखीय क्या है, क्रमानुसार चल रही है। शाखात्मक क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके शाखाओं में बांट करके चीज़ों को हम सिखा रहे हैं। एक तरह से ग्राफ बना दिया जाता है इसका। शाखात्मक का भी वो इस टाइप में होता है, बता रहे हैं अलग अलग तरीके से कि ऐसे से करके बना होता है ग्राफ। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ से मान लीजिए नहीं सीखा है बालक, उसको जो है दूसरी शाखा में लेके गए, तीसरी शाखा में लेके गए, चौथी शाखा में लेके गए, जब तक सीख नहीं आता तब तक उसको सिखाते हैं। मैथेटिक शैली में भी यही चीज़ें आती हैं कि क्या करते हैं, मैथ के हिसाब से लोगों को यूनिट व पद में जो भी चीज़ें समझाई जाती हैं कि जैसे हम सुनते हैं उनको क्या करते हैं, यूनिट में बांट देते हैं या फिर पद में बांट देते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि एक ये इसमें क्या होता है, पाठ वस्तु जो होता है उसको भी एक कड़ी के रूप में ले लेते हैं और क्या करते हैं कि उसी के हिसाब से जो है हम अधिगम को कंप्लीट करवाते हैं। नियम या उदाहरण शैली में, नियम उदाहरण शैली में जाहिर सी बात है नियम बताएंगे, उदाहरण एग्जाम्पल्स बताएंगे, उसके माध्यम से जो इस शैली को हम आगे कराएंगे। फिर कंप्यूटर शैली में, कंप्यूटर शैली तो पता ही है कि कंप्यूटर का यूज़ करके जो है हम शिक्षण का प्रदान कर सकते हैं, जो कि आधुनिक काल में देखिए सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ हो रहा है इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे। फिर अधिगमकर्ता नियंत्रित शैली में तो अधिगमकर्ता के ऊपर पूरा नियंत्रण रहता है, जो लर्निंग करवाता है उसी के माध्यम से वो जितना बताना चाह रहा है, जो चीज़ें बोलना चाह रहा है, जो भी उसका टॉपिक है या फिर प्रोसेस है, वो पूरा उसी के नियंत्रण में रहता है। अब आइए देखते हैं हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट शैली हैं जिसके बारे में अंत में पूछ लेता है, फिर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। रेखीय शैली और शाखात्मक शैली में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या तुलना करते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सीधे इन्हीं दोनों का डिफरेंस बताया गया है। क्योंकि एक क्या है कि छोटे स्तर का है और एक बड़े स्तर का है, यानी कि रेखीय जो है छोटे स्तर पर होता है और ये बड़ी कक्षाओं के लिए बड़े स्तर पर है। तो सबसे पहले इनके प्रतिपादक जानेंगे। इनके प्रतिपादक कौन है, तो B.A. स्किनर देखिए, और इनके कौन है, N.A. क्राउडर। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, यही डिफरेंस है। उसके बाद में पृष्ठभूमि तत्व देखेंगे, तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, जो कि देखिए इससे पहले हम जो भी एक्सपेरिमेंट रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के वो करवा चुके हैं। और इनका क्या है, इनका क्या मिश्रित रहा है, मिश्रित इनका जो पृष्ठभूमि रही मिश्रित रही है। उसके बाद आता है पद का आकार, तो इसमें क्या है कि लघु होते हैं, क्या होते हैं, मैंने से बोला कि लघु रूप में होता है, छोटी कक्षाओं के लिए, छोटे स्तर के लिए, तो लगभग 15 से लेकर 25 शब्दों तक इसमें होते हैं। और ये क्या है कि ये विस्तृत है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 2 पैराग्राफ से लेकर के एक प्रश्न तक की होता है। उसके बाद में क्या है प्रस्तुतिकरण, इसमें क्या 2 रूप में बांट दिया गया है, ए और बी पार्ट 2 कर दिया गया। पुस्तकीय प्रारूप इसका कैसा है, सामान्य पुस्तकें इसमें ली जाती है और इसमें प्रक्रिया पुस्तकें ली जाती है, यानी कि ये टफ ही है। इससे ये इसी तरीके से चल रहा है छोटे स्तर में छोटी कक्षाओं के लिए, और ये बड़ी कक्षाओं के लिए चल रहा है, तो ये एक तरीके से टफ है और इसका कार्य भी जो है ज़्यादा
वो वैसा है, मतलब कठिन है। उसके बाद में शिक्षण की मशीन, इसमें क्या है सरल और कम खर्चीली, और इसमें क्या है जटिल तथा जटिल जो है मशीन है, लेकिन क्या है कि खर्चीली कम है। फिर आपका आता है कि पदों का, इसके बाद आता है पदों की संख्या। तो जब छोटे स्तर पे बताएंगे क्या होगा कि हमको पदों की संख्या अधिक रखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे जल्दी नहीं समझ पाते छोटी कक्षा के। तो इसमें क्या है कि अधिक है, और इसमें क्या है शाखात्मक में क्या है कम है पद। फिर आपका आता है अनुक्रिया प्रकार। अनुक्रिया प्रकार में क्या है कि पुनः स्मरण संरचनात्मकता को लिया जाता है, और इसमें क्या है बहुविकल्प और चयनात्मक होता है। अब जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जो भी हम लोग का एग्जाम होता है या फिर बड़े स्तर पर एग्जाम होता है, तो देखिए मल्टीपल चॉइस करके ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या है कि अनुक्रिया नियंत्रण में, इसमें क्या है कि अभिक्रमक द्वारा नियंत्रित, और इसमें क्या होता है कि अधिगमकर्ता द्वारा नियंत्रित। इसमें क्या होता है अधिगमकर्ता जो भी लर्नर होता है वो अपने अंडर में नियंत्रित करता है। फिर पुनर्बलन, इसमें क्या है सही अनुक्रिया का ज्ञान देते हैं, और इसमें क्या होता है अंततः सही अनुक्रिया करना, यानी कि इसमें क्या है कि सही अनुक्रिया का ज्ञान देंगे तब उसको पुनर्बलन देंगे। और इसमें क्या है कि अपने आप में मोटिवेशन मिलता है, अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो अपने आप में ही कॉन्फिडेंस आता है सही कार्य करने का। फिर आपका आता है त्रुटि दर। त्रुटि दर में क्या है कि सामान्यतः 5% कम होता है, और इसमें क्या होता है सामान्यतः 30% तक होता है, यानी कि इसमें जो है गलतियां होने की कितना माना गया है कि 5% तक गलतियां होती है, क्योंकि इसको क्या है लेके चलते हैं बच्चे जो छोटे होते हैं छोटी कक्षा में, तो वो टीचर के अंडर में ही रहता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि लगातार उस पर फोकस रहता है, ध्यान रहता है, तो वो क्या करते हैं गलतियां कम करते हैं। इसमें खुद से करने की वजह से क्या होता है 20% तक गलतियां होती हैं। इसके बाद में 1-2 पॉइंट और आते हैं जो कि ऐसे ही बता देते हैं, जैसे कि इसमें आ जाएगा आपका कि इसके बाद आएगा उपयोग तथा इसकी जो है क्या कहते हैं उपयुक्तता कितनी है। आप लोग इतना जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, नोट करना चाहें जब साथ साथ में नोट ना किया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में नोट्स बनाइए। इसके बाद में एक पॉइंट और आता है वो भी समझा देते हैं कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे यूज है। इसका प्रयोग करेंगे, उपयोग और उपयुक्तता। उपयोग में आ जाएगा ये आता है निम्न कक्षाएं, इसका निम्न कक्षाओं में उपयोग करते हैं, और इसका क्या है उच्च कक्षाओं में उपयोग करते हैं, उच्च कक्षाओं में। उसके बाद में इसके 1-2 यूज और आ जाएंगे। इसमें क्या है ज्ञान बोध का उद्देश्य लेते हैं, ज्ञान बोध का उद्देश्य, और इसमें क्या लेंगे उच्च स्तरीय उद्देश्य। मतलब ये है कि ज्ञान बोध उनका जो भी अंडरस्टूड होगा उसके हिसाब से लेंगे उद्देश्य, और इसमें क्या चीजें आ जाएंगी उच्च स्तरीय के उद्देश्य आ जाएंगे। फिर आपका आएगा इसमें क्या आएगा कि सामान्य और कम, जो हम पहले बता चुके हैं कि सामान्यता इसमें आ जाती है, और इसमें क्या आ जाता है उच्च स्तरीय की चीजें आ जाती हैं। तो यहीं से चीजें अंडरस्टूड हो जाती है। 1-2 पॉइंट्स और हैं, तो आप लोग ये सारा पढ़ेंगे तो आप लोग खुद से इसमें 1-2 पॉइंट्स बनाइए, और अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट करें, और खुद से भी कोशिश करिए कुछ चीज़ करने की। हम चाहते हैं कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं साथ साथ में, तो आप लोगों को भी कितना समझ में आ रहा है उस चीज़ को अपने आप को भी आप लोग जज करिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे, तो वो नेक्स्ट डे के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।